तो धर्म की पाठशाला में दूसरे दिन हम प्रवेश कर चुके हैं और थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं वही जो कल हम छोड़ चुके थे। देखिए माँ, आपके अनुभव हैं ऐसे, बाबूजी आपके अनुभव हैं ऐसे कि वस्तुएं भी मौजूद हैं इस संसार में और व्यक्ति भी। इसे आप नकार नहीं सकते हैं कि यहाँ पर वस्तुएं नहीं हैं और व्यक्ति नहीं हैं, दोनों ही आपके अनुभव में आते हैं और दोनों के ही अपने अपने स्वभाव हैं। वस्तुएं विस्तार को लिए हुए होती हैं तो व्यक्ति विचार को लिए हुए। एक बड़े अर्थ में संदर्भित करें तो वस्तुओं के गुण विस्तार के रूप में देखने में आते हैं और व्यक्ति विचार के रूप में देखने में आते हैं हमारे लिए। तो जब वस्तुएं विस्तारवान हैं और व्यक्ति विचारवान हैं, तो व्यक्ति कितने हैं इस संसार में बाबूजी? जितने जीवन बिंदु हैं उतने विचार हैं नहीं हैं। और यदि आप ठीक से वस्तुओं की बनावट समझे हैं तो आप इस तथ्य को बखूबी जान गए होंगे कि चीजें जब मैं कहता हूं तो व्यक्ति भी ले लेना और वस्तु भी ले लेना, तो चीजें जो हैं बाबूजी वो अपने आप में इतने सारे स्वभाव समेटे हुए होती हैं कि मेरे ज्ञान के बाहर होते हैं। उन्हें एक समय में व्याख्यायित करना। आप मेरे को देख रहे हैं, देखिए मां, मैंने ये मानना अभी फिलहाल पिछले 3 मिनट से बंद कर दिया है कि माएँ मुझे सुन रही हैं, क्योंकि आप नहीं सुन रही हैं, ये हकीकत है। इसलिए मैं पिताओं पर ही फोकस कर रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है विशेष रुचि आपकी मेरे में तो है नहीं, मेरे में ही कुछ दोष रह गया होगा, भाषा की जटिलता भी होगी अथवा बौद्धिक स्तर, या तो मेरा या आपका, दोनों में कहीं एक तो कमी होगी ही, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि मेरे में ही है, क्योंकि एक व्यक्ति और 6 माओं का अनुपात, तो 1 का अनुपात और 6 के मुकाबले मेरा कम होगा। इसलिए तो देखिए बाबूजी, हम पुनः जोड़ते हैं कि चीजों की बनावट ऐसी है कि वे अपने आप में बहुत सारी खूबियों को लिए हुए होती हैं। एक ही चीज, भगवान कहते हैं कि वस्तुएं अनंत धर्मात्मक हैं। भगवान कहते हैं कि वस्तुएं अनंत धर्मात्मक हैं। मां, एक ही आदमी कितनी सारी खूबियों को लिए हुए होता है, ये आपके अनुभव हैं कि नहीं है? कभी वे खूबियां मेरे जीवन में अच्छे तौर पे भी प्रस्तुत होती हैं और कभी मेरे जीवन में दूसरे की खूबियां इस तौर पे प्रस्तुत होती हैं कि वह मेरे लिए असहनीय प्रतीत होने लगता है। मैं भी दूसरे के जीवन में बहुत सी खूबियों को लिए हुए प्रवेश करता हूं या करती हूं। आप मैं जो कह रहा हूं वो समझ रहे हैं ना? देखिए माँ, कोई भी चीज है आपके घर में, चले आपकी एक रजाई है, तो रजाई जो है बहुत सी खूबियों को लिए हुए है कि नहीं है? चलिए, पंखा है, बिजली है, अलग अलग प्रकार के हर चीजें आपके जीवन में हर समय तो प्रशस्तता नहीं देती ना। रजाई सर्दियों में वांछनीय होती है लेकिन गर्मियों में नहीं होती है, क्योंकि उसकी जो खूबी है वो एक सीमा तक मेरे लिए सहयोगी के तौर पे काम करती है। लेकिन
देश काल बदलते हैं बाबूजी, तो उसी बेही खूबियां जो पहले सहयोगी के तौर पे काम कर रही थी मेरे जीवन में, फिर या तो विशेष सहयोगी के तौर पे नहीं रह जाती हैं या एक असहयोगी के रूप में काम करने लगती हैं। ठीक है, मुझे चोट कब लगती है? आज तो मान का विषय है ना, तो पृष्ठभूमि ये देखिए कि मुझे चोट कब लगती है बाबूजी, जब मैं इस आशा से भरा हुआ होता हूं कि हर एक जो खूबी है वो मेरे अनुसार परिवर्तन करे। जब आप शब्द कहते हैं मान, आज तो है ना मान, मार्दव का प्रतिपक्षी मान है, तो मान का अर्थ क्या होता है? मुझे आदर दो, मान, मेरी मानो तुम। और मान भी नहीं रह जाता है, एक नए शब्द का ईजाद हमने कर लिया है और वो शब्द है अभिमान। अभिमान का समझ रही हो ना? मान, अभी एक तो होता है कि मानो मेरे आग्रह की पूर्ति करो तुम, एक होता है अभिमान, अभी मेरे आग्रह की पूर्ति करो, अभी करो और यहीं करो। तो पहली बात मां देखिए, आप ठीक से यदि अपनी समझ को देख पाए हैं तो आप में और मेरी समझ में इतना कौशल अभी विकसित नहीं हुआ है कि मेरे हर एक वक्तव्य 100% सही हो। कितनी बार आपने अपनी इसी उन्नत समझ से घाटे कमाए हैं? बताओ, कमाए कि नहीं कमाए मां? कितनी बार बाबूजी आपने घाटे कमाए हैं, हानियां उठाई हैं अपनी उन्नत समझ से? जब आप वो निर्णय ले रहे थे तो आप तो इस भाव से भरे थे कि मैं 100% सही हूं। तो जब आप पहले भी अपनी उन्नत समझ से घाटे कमा चुके हैं तो कम से कम एक बार इतना तो सोचना चाहिए कि जो मैं दावा करता हूं क्या सच में वह 100% सत्यता लिए हुए है अथवा नहीं। जबकि भगवान कहते हैं केवल्य ज्ञान के पहले सारे दावे जो होते हैं वो आंशिक होते हैं। हर एक दावा जो मेरा आपके प्रति, आपका मेरे प्रति किया जा रहा है वह सापेक्ष है, वह अपेक्षा रखता है देश की और काल की। बाबूजी, कोई भी दावा, आपकी कोई भी दुरुस्त समझ क्या देश और काल की अपेक्षा नहीं रखती है? आप देश काल सापेक्ष ही तो निर्णयों में परिवर्तन करते हैं कि गर्मी में रजाई ना प्रशस्त है, हाँ पंखे प्रशस्त हैं। अब अभी मेरे इधर भी लगा दिया था। और सर्दियों में पंखे अप्रशस्त हो जाते हैं, रजाइयां प्रशस्त हो जाती हैं, क्योंकि देश काल, स्पेस और टाइम से चीजें अच्छी या बुरी होती हैं हमारे लिए। तो मां स्पेस टाइम, समय सापेक्ष और स्थान सापेक्ष, हमारे लिए चीजें अच्छी और बुरी होती हैं। ये वस्तुओं के संदर्भ में तो हमने अपनी समझ विकसित कर ली है, लेकिन व्यक्तियों के संदर्भ में हम अभी ये समझ विकसित कर नहीं पाए हैं। इसीलिए आपको जो चोट लगती है वो वस्तुओं से नहीं लगती, व्यक्तियों से लगती है। मां, आपके जो मन की पीड़ाएं हैं, चलिए थोड़े से और मैं इसको सरल कर देता हूं। 2-4 वक्तव्य देखिए। मुझसे वक्त पूछा किसी ने, मुझसे वक्त पूछा किसी ने, कह दिया बुरा चल रहा है।
जब मैंने कहा पहला वचन, तो क्या आप ये आशा कर रहे थे कि उत्तर इस तरह से आएगा? नहीं। दूसरी बात देखिए, मैंने चाहा कि जख्म भर जाएं। क्या मां? मैंने चाहा कि जख्म भर जाएं, जख्म ही जख्म भर गए मुझ में। क्या आप पहले वचन से इस तरह के निष्कर्ष की आशा कर रही थी? नहीं कर रही थी ना। तो व्यक्तियों के, वस्तुओं के, क्षमा करें, वस्तुओं के व्यवहार तो हम समझ गए हैं कि कितने और कैसे समय, कैसे स्थान में इनके प्रति किस तरह से समझ बढ़ानी है। लेकिन हम बाबूजी अभी भी व्यक्तियों के संदर्भ में नहीं समझ पाए हैं, इसीलिए मन को चोट लग जाती है बहुत जल्दी। जबकि कोई भी दावे, कोई भी कथन, चलिए एक और कहानी कहता हूं आपके लिए। मां, एक मंदे जमाने की बात थी, एक कवि जो अपनी कविताएं अखबार में, स्थानीय अखबार में प्रकाशित करवाता और कुछ पैसे जो पाता उससे यापन करता। उसने आज देखा कि कनस्तर खाली हो गए और काव्य कुछ लिखा ना गया। सोचता है कि कोई दृश्य मिले तो काव्य, एक कविता लिखूं। दृश्य की तलाश में अपने झोले को टांग करके इधर उधर भटकने लगता है। सवेरे से सांझ हो गई है, कोई दृश्य ना मिला कि कविता लिखूं। लौट रहा था अपने घर को तो रास्ते में एक पहाड़ी पर दुकान थी। 2 पैसे की चाय पीने रुका। 2 पैसे की चाय पीने रुका। दुकान पर कुर्सी पर बैठा ही है, सामने अखबार पड़ा है और देखता है कि जो स्वामी है उस हाट का, दुकान का, जो बाजार का नहीं, क्षमा करें, दुकान का जो स्वामी है, उसने 2 लकड़ियां ऐसे गाड़ रखी हैं, उसके ऊपर एक तीसरी लकड़ी ऐसे डाल रखी है और उसमें उसने दही की मटकी लटका रखी है। और एक कौवा जो है वो उस दही को खाने के प्रयास में प्रयत्नशील है। स्वामी जो दुकान का है उसने एक पत्थर उछाला कौवे को मारने, और हुआ ये, नहीं मटकी नहीं टूटी, कौवा मर गया। हर बार मटकी मत तोड़िए, कौवा मर गया। देख रही है ना मां, जो आप पूर्वानुमान लगाती हैं व्यक्तियों के संदर्भ में, वैसे होते नहीं हैं। कौवा मर गया तो कवि ने कलम निकाली और सामने पड़े अखबार पर पहली पंक्ति लिखी, काग दही पर जान गवायो। क्या मां? काग दही पर जान गवायो। हालांकि दृश्य घटना आगे बढ़ नहीं सकी तो कविता न लिख पाई आगे। हताश कवि वहां से चला गया। उसी स्थान पे एक व्यक्ति आता है जो लिपिक है बाबू, और जो कागज में हेर फेर करने के चक्कर में पकड़ा गया और दंड का पात्र हुआ। किसको दोष दे? खुद को दोष दे, अपने सहकर्मियों को दोष दे, या अथवा बड़े अफसरों को दोष दे, असमंजस्य में है। खुद को दोष देने की प्रवृत्ति हमारी है नहीं। वो सोचता है, पंक्ति सामने पढ़ता है, पंक्ति क्या लिखी थी माऊ जी? काग दही पर जान गवायो। बाबू पंक्ति पढ़ता है, कागद ही पर जान गवायो। कागद ही पर जान, शब्द वे ही रहे, अर्थ और घटना परिभाषित होने लगी दूसरी।
असफल प्रेमी आता है उसी स्थान पे, और जो सोचता है, जैसे कि आप सोचते हो तुम न मिलोगे तो हम मर जाएंगे, और मरने की सोच भी ली है, हालांकि अब तो मिलने के बाद मरने की सोची है, या तो तुम ही मर जाओ या हम ही मर जाएं। तो वो सोचता है कि मर ही जाओ, अब असमंजस्य में है, पहाड़ी से कूदूं कि ना कूदूं। सामने अखबार पड़ा है, पंक्ति पढ़ता है, का गदही पर जान गवायो। का, अरे गधई पे गधी, गधी पे मरने से सार क्या है। तो देखिए बाबूजी, एक ही संदर्भ, एक ही घटना, अलग अलग मंतव्यों से, अलग अलग सापेक्षता लिए हुए अलग अलग अर्थ ध्वनित करने लगती है। घटना तो कुछ और थी ना मां। चलिए अब ये देखिए, जो मैं हूं या आप हैं, वो सब लोग जिन जिन से आपके टकराव हैं, वे टकराव वैसे नहीं थे जैसे कि आप सोच के बैठ गए हैं। वे कुछ और अर्थ लिए हुए थे वक्तव्य, और आपने एक दूसरे अर्थ ध्वनित कर लिए, इसलिए आपको बुरा लग गया। समझ रही मां कि नहीं समझ रही? चीजें वैसी नहीं थी जैसी आप सोच के बैठी थी। दूसरी बात, आप जो ये कह रहे थे कि अभिमान, मेरी मान को मुझे प्रायोरिटी दो, मुझे प्रायोरिटी दो, तो बाबूजी ये विश्व व्यवस्था में आपका इस भाव से भरा होना बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी अपनी स्वायत्तता लिए हुए हैं। नहीं है मां, आपकी समझ और दूसरे की समझ, दोनों में अंतर क्या है बताइए जरा। हो सकता है थोड़े से आपके अनुभव जीवन के अधिक हों और उनके कम हों, तो क्या बाबूजी हम अपने परिवारों में बुजुर्गों को बुरे निर्णय हुए नहीं लेते हुए देखते हैं क्या? और बच्चे क्या समझ से भरे हुए निर्णय नहीं लेते हैं? लेते हैं। तो फिर मेरा ये दावा करना कि तुम मुझे ही स्वीकृति दो, मेरी मानो, और इस भाव से करना कि यही सर्वज्ञ वचन है, थोड़ी सी नापूर्ति होगी मेरी बात, इसकी भी मैं गुंजाइश नहीं रखता, तो ये दुरुस्त समझ नहीं है। देखिए मां बाबूजी, ज्ञानियों के बड़े लक्षणों में दो लक्षण आपको मैं कहता हूं। एक तो मां, यदि आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हुई है तो आप चीजों को नजरअंदाज करना सीख गई होंगी। ज्ञानियों के बड़े लक्षण हैं चीजों को नजरअंदाज कर देना। क्यों? क्योंकि वस्तु बहुआयामी है। वो बात जो कही जा रही है अथवा वो घटना जो घटी है, हो सकता है मेरे आयाम से सही ना हो, लेकिन किसी दूसरे आयाम से तो सही होगी ही। मेरे दृष्टिकोण से ठीक ना होगी, लेकिन दूसरे के दृष्टिकोण से तो ठीक होगी कि नहीं होगी बाबूजी? तो यदि आप चीजों को नजरअंदाज करना नहीं सीखे हैं, तो मनीषी कहते हैं कि आपने विशेष संपदा जो ज्ञान की है वो उपलब्ध नहीं की है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप नजरअंदाज करें चीजों को, इसलिए नजरअंदाज करें क्योंकि वस्तु की बनावट में ऐसा होना शामिल है। मान के चलिए एक ये उपन्यास है या 1000 पेज की कहानी, मैं इसके 10 पृष्ठ आपको पढ़ा दूं बीच में से और कहूं कि इस कथा को आप कहिए, अथवा वे लोग जो इस 10 पेज में
अच्छे या बुरे साबित हो गए हैं आपकी नजर में, क्या संभावना है नहीं कि वो जो अभी 10 पेजों में बुरे साबित हुए हैं, आगे के पृष्ठों में वे आपको गलत सिद्ध कर दें और अच्छे साबित हो जाएं? या जो अच्छे साबित हुए हैं वो आगे या पीछे के पृष्ठों में बुरे साबित हो जाएं? क्या संभावना नहीं है बाबूजी? है? चलिए, है, आपने कहा ना है। आप जिसे बुरा मान के बैठ गए हैं या जिसे बहुत ज्यादा अच्छा मान के बैठ गए हैं, उसका कार्यकाल, जीवन काल रहा होगा बमुश्किल 45, 50, 60 साल। वो आपके जीवन में कितने समय उपस्थित हुआ बताओ बाबूजी? बामुश्किल 1 घंटे भी नहीं मिला और आपने उस पे टैग लगा दिया कि ये बुरा है। लगा दिया कि नहीं लगा दिया? बताइए ना। अरे कम से कम महाराज साहब लिखते हैं कि किसी के मूल्यांकन में, मूलाचार में है, किसी के मूल्यांकन में कम से कम 3 दिन का समय लगाना चाहिए। हम 3 मिनट भी नहीं लगाते और लोगों के संदर्भ में वक्तव्यों से भर जाते हैं कि ये ऐसा है और ये वैसा है। और जब आप कहते हो कि ये ऐसा है और ये वैसा है, जब अच्छा हुआ तो वो ममता की पर्याय हो जाती है और जब बुरा हुआ तो मान की। हैं दोनों ही खतरनाक। ममत्व की पर्याय भी खतरनाक ही है और मान की भी। और किसी से झट से मिलके आप एक निष्कर्ष पे पहुंच जाती हैं मां। तो कम से कम 3 दिन का तो समय लगाओ किसी को अच्छा और बुरा कहने में। ठीक है कि नहीं है? मैं आपसे अपेक्षा रहूंगा, मैं आप सभी से अपेक्षा रखूंगा कि कम से कम जल्दबाजी ना करें मूल्यांकन में। 3 दिन का समय कोई पूछे भैया वो कैसा है, अभी तो मैं बना रहा हूं कि इसे किस कोटि का कहूं, इतना तो समय लगाओ ना। दूसरी बात, ज्ञानियों के बड़े लक्षणों में है मां कि कभी वो हां या ना में जवाब नहीं देता। अरे जैन परंपरा में देखिए ना, सप्तभंग रूप जवाब आते हैं। स्यात् अस्ति चा स्यात् नास्ति चा, स्यात् आवक्तव्यम स्यात् अस्ति नास्ति चा। वो अपेक्षाकृत ऐसा है, वो अपेक्षाकृत ऐसा नहीं है। कम से कम आप ये कहिए कि वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, देखने के इस ढंग से वो बुरा है और देखने के इस ढंग से वो अच्छा है। वो अच्छा बुरा नहीं है मां, कोई नहीं, ना कोई अच्छा होता है और ना कोई बुरा होता है। इसका उदाहरण है, यदि अच्छा होता कोई, समझिए मां, यदि बहू बुरी होती तो वो उसकी मम्मी को अच्छी क्यों लगती? लगती है ना। वो आप कह रहे हैं वहीं से ज्ञान आ रहा है। और यदि आपकी बिटियां उतनी अच्छी होती जितनी आपको लगती है तो वो उसकी सास को बुरी क्यों लगती? कोई अच्छा बुरा होता ही नहीं है मां, सब डायमेंशन होते हैं, सब देखने के ढंग होते हैं मां। तो हाँ, जो जितने अज्ञानी होंगे वो उतने हाँ और ना से भरे होंगे। हाँ ये अच्छा है और ये बुरा। ज्ञानी नहीं भरते, वो कह रहे नहीं नहीं इस दृष्टि से वो ऐसा है और इस दृष्टि से वो वैसा है, अच्छा बुरा नहीं है। समझ रहे ना बाबूजी? तो कम से कम आयामी दृष्टिकोण अपनाएं लोगों के प्रति। कैसा बाबूजी? सापेक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। और जो मैं देख पाता हूं जैन परंपरा में सबसे ज्यादा कमी यदि कहीं पर आई है तो वो है सापेक्षात्मक नजरिए की। चीजों के देखने के हम एकल दृष्टिकोण से बंध गए हैं कि ये ऐसा ही है। जबकि बाबूजी भगवान कहते हैं, भगवान के बहुत से नामों में एक नाम है अनंत चक्षु। क्या नाम है? अनंत। आप ठीक से देख लीजिए, जब आपको बाबूजी बुरा लगा
जिससे भी बुरा लगा, जहां भी बुरा लगा, जब भी बुरा लगा, तो आपने देखा होगा कि एक विशेष नजरिया ही आपने अपनाया है। दूसरे नजरिए जो कि बहुत लिबरल थे, आपने वो अपनाए ही नहीं। तभी तो आप मान के बैठ गए। मैं कितने लोगों को जानता हूं जो अब ससुराल भी अपनी नहीं जाते हैं। ठीक है ना। वो एक सज्जन थे, वो अपनी ससुराल 5 किलो सेब, 2 दर्जन केले और कुछ दर्जन संतरे भी ले गए, और बाद में विदाई के समय टीका हुआ 200 रुपए का। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि बहुत बुरा हुआ, अपमान ही हो गया मेरा। अरे इतनी तो सामग्री ले गए और टीका 200 रुपए का। तो बाई कह रही हैं कि फल बेचने गए थे क्या वहां पर तुम? लेकिन बाबूजी को तो बुरा लग ही गया ना। और ये सारी चीजें मान लेंगे कि ये मानने को तैयार क्यों? क्योंकि एक विशेष ढंग से बंधे हुए हैं। तो आप लोग भी तो बंधी, ये आपके माता पिता की विशेष ढंग से बंधे हुए हैं माता पिता के प्रति, और आप इनके माता पिता के प्रति बंधी हुई हैं। तो कम से कम जैसा कि वस्तु की बनावट में शामिल है अनंत धर्मात्मक वस्तु, तो मैं चाहूंगा, देखिए बाबूजी, मैं मान पर चर्चा नहीं कर रहा या मारदाव पे चर्चा नहीं कर रहा, क्योंकि वो जैसे छैडालाकार महाराष्ट्र वो पंडित जी साहब लिखते हैं ना, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गए, कि दोष जान लीजिए बाबूजी, उनको छोड़ दीजिए, स्वभाव में आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। तो उन चुनौतियां जो मेरे जीवन की व्यवहारिक चुनौतियां हैं, और ये और बहुत छोटी छोटी बातें हैं बाबूजी। तीसरी बात और मैं कह दूं, फिर अपन खत्म करते हैं। देखिए बाबूजी, आप अपने खुद के ढंग को समझ गए होंगे। अभी तक तो आप खुद समझ नहीं पाए हैं कि मैं किस कोटि का आदमी हूं। मां को तो आप समझ पाए ही नहीं है कि आखिर ये कौन सी बनावट लिए हुए है, ये आपको नहीं समझ पाएंगे। और ठीक से देखें तो आप खुद के संदर्भ में भी ये निर्धारित नहीं कर पाएंगे कि आखिर मैं किस तरह का आदमी हूं। और जब आप अपनी बनावट को नहीं समझ पाए हैं बाबूजी, और आप चाहते हैं कि मेरे निर्धारित खांचों के अनुसार ये अपने में बदलाव कर लें, तो इसमें समस्या ये है, इसमें कोई बदलाव करने में दोष नहीं है, लेकिन चुनौती ये है कि आपका जो खांचा आपने अपने बुद्धि में बना रखा है, चित्त में बना रखा है, वो खांचा कभी इन तक पहुंचता नहीं है। आप अपने बुद्धि, आपकी जो कैटेगराइज, जो आपकी विजडम कैटेगरी है ना, बुद्धि की जो आपकी कोटियां हैं, इनको ढालने की, वो आपकी कोटियां आप तक ही रहती हैं, इन तक पहुंच नहीं पाती। इसलिए आप कहते हो और इस समस्या से भरे हुए होते हो कि मैं जैसा चाहता हूं वैसे लोग करते ही नहीं है मेरे घर में। तो इनको पता नहीं है कि आखिर आप चाहते कैसे हो, क्योंकि आप सवेरे कुछ और चाहते हो, शाम को कुछ और चाहते हो, रात में कुछ और चाहते हो। तो आप में खुद ही बुद्धि की स्थिर कोटियां नहीं हैं। ऐसे ही माओ के साथ समस्या ये है, मां जब आप कहती हो ना कि ये मेरे अनुसार नहीं चलते, और ये बामुश्किल आपके जीवन में अगर ठीक से देखा जाए तो 10 आदमी भी दुखी करने वाले हैं नहीं तुम्हें। कितने आदमी? एक पति, बच्चे दुखी करते नहीं हैं माओं के लिए, तो उनके माता पिता हो गए, और बामुश्किल अगर संयुक्त परिवार है तो देवर और जेठ और उनकी पत्नियां हो गई। इतने ही लोग हैं, ज्यादा हैं नहीं, और कहीं कहीं तो 4 ही प्राणी हैं। ठीक है कि नहीं है? तो मां पहले देखिए बाबूजी, समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा? आप जो खांचे में इन्हें ढालना चाहते हो, वो खांचा इन तक कभी पहुंच नहीं पाता है, इसलिए ये ढल नहीं पा रही। ऐसे ही यहां पर हो रहा है।
दूसरी बात, यदि ये खांचे में ढल भी जाएंगे बाबूजी तो आप दुखी हो जाएंगे।